भी समझ लें, या क्वेश्चन आंसर analyze how the egg responds. Egg basically respond in 3 ways once fertilization occurs. तो वो हम देखेंगे, and in the end we will enlist the consequences of fertilization. What is fertilization? सबसे पहले उसकी define कैसे आप करेंगे? Is the process by which male and female gametes fuse together, and this occurs in the ampullary region of the uterine tube. अब you know, I have told you there, मैंने ये पिक्चर इसीलिए डाली है just for a reminder कि ये जो uterine tube है और इसके 4 parts हैं, ठीक है. Number 1 is the infundibulum, ये आप देख रहे हैं, और infundibulum has got these finger like projections, right. उसके बाद next portion which is the longest and most dilated का क्या मतलब होता है कि most wide portion is the ampullar portion. जी, this is the ampullary part, and then is the narrowest portion of the uterine tube. This is known as the isthmus, and last is the intramural part, जिसको interstitium लिखा है यहाँ पे, interstitium भी कह सकते हैं, लेकिन it is also known as the intramural. Intramural part है का मतलब है कि wall के अंदर, यानी कि वो पार्ट यूट्राइन ट्यूब का जो यूट्रस की वॉल के अंदर तक चला जाता है, ठीक है, और कैविटी के साथ, यूट्राइन कैविटी के साथ कंटिन्यू रहता है. तो इस तरह से हम यूट्राइन ट्यूब को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है. तो अब आपने जब डेफिनेशन पढ़ते हैं तो आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज आ गई यहाँ पे कि फर्टिलाइजेशन होती कहाँ पे है. फर्टिलाइजेशन इज अकरिंग हियर. दूसरी पिक्चर में देखिए कि यू कैन सी द एग एज इट इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी आप देख रहे हैं, उससे एग रिलीज हुआ है, ओवुलेशन हुई है, एंड एग इज सराउंडेड बाय द क्यूमुलोसोफोरस सेल्स व्हिच आर नोन एज द कोरोना रेडिएटा. और जैसे ये एम्पुलरी रीजन में पहुंचता है, इफ द स्पर्म्स आर प्रेजेंट देयर, फर्टिलाइजेशन विल अकर, ठीक है. तो ये है चांसेस. और उसके बाद फिर जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाती है, आप देखें कि 2 सेल स्टेज आपको फौरन नजर आनी शुरू हो जाती है. ये जाइगोट बन गया है जिसमें आपको दोनों प्रोन्यूक्लिया नजर आ रहे हैं, एंड देन फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन अकर्स 2 एंड फिर 4 एंड फिर 16, ये वाले और जैसे जैसे ये होता जाता है, जो एग होता है वो या जाइगोट जो है वो मूव करता जाता है अलोंग द यूट्राइन ट्यूब. इसमें भी जो सेकंड फिगर है उसमें देखें आपको इंट्राम्यूरल पोर्शन बड़ा अच्छा नजर आ रहा है, ये वाला, जिसमें ये आपको वॉल नजर आ रही है यूट्रस की, और ये देखें कि ये यूट्राइन ट्यूब है और ये मोर्यूला है, और फिर ये एंटर हो जाएगा आप यूट्राइन कैविटी के अंदर, ठीक है. सो दिस इज ओके, द डेफिनेशन पार्ट. Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ आ गई आप लोगों को, ठीक है. So the fusion occurs in the ampullary region. अच्छा, a pathway of spermatozoa in female reproductive tract. Only 1% of these sperms deposited in the vagina enter the cervix, right? Movement of sperm from cervix to uterine tube. अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ये यूट्रस है, इसका अपर पार्ट फंडस कहलाता है, उसकी बाकी ये बॉडी ऑफ द यूट्रस है, अंदर उसके यूट्राइन कैविटी है, and then lower part of the uterus is known as cervix, and the cervix opens into the vault of the vagina, right. और ये जो इसके अंदर यूट्राइन कैविटी continues into the cervical canal, जो एक नैरो सी कैनाल होती है, ठीक है. यूजुअली ये जो आपको रेड ट्रायंगल नजर आ रहा है, दिस शोज दैट the sperms are deposited here in the posterior fornix of vagina, and then from here they are sent up, and then they reach this isthmus portion of the पहले इंट्राम्यूरल पार्ट में पहुंचे और फिर वहां से isthmus में जाके वो थोड़ा स्टे करते. So दोबारा I will read this for you. Only 1% of sperms deposited will enter the cervix. Movement of sperm from cervix to uterine tube occurs by, कैसे होती है मूवमेंट? बाय मस्कुलर कंट्रैक्शंस ऑफ द यूट्रस. इसको आप रिवर्स पेरिस्टाल्सिस भी कहते हैं, क्योंकि ये नीचे से ऊपर तक की तरफ पेरिस्टाल्सिस जा रही है ताकि स्पर्म जो है वो टुवर्ड्स यूट्राइन ट्यूब जाए फ्रॉम द लोअर पोर्शन. एंड देयर आर आल्सो मस्कुलर कंट्रैक्शंस ऑफ द यूट्राइन ट्यूब, एंड देन द स्पर्म हैज गॉट देयर फ्लैजेला व्हिच हेल्प इन देयर प्रोपल्शन, ठीक है, टुवर्ड्स द यूट्राइन. It takes 2 to 7 hours to reach the uterine tube. On reaching the isthmus, अब isthmus पे जब ये यहाँ पहुंचते हैं तो they become less motile
एंड दे सीज देयर माइग्रेशन, वहां जाके वो स्टे कर जाते हैं और लेस मोटाइल हो जाते हैं. फिर दे वेट. If ovulation occurs, sperms become motile again. Why they become motile? क्योंकि chemoattractants are released by the cumulus cells. अब cumulus cells कौन से थे? वो cells जो corona radiata के थे, granulosa cells थे, cumulus oophorus के cells थे, जो surround कर रहे थे egg को. They actually produce some chemoattractants which guide the spermatozoa towards the egg. ठीक है? So they gain their motility again. मैम ये क्यूमुलस सेल्स वाला दोबारा बता दें. यस बेटे, मैम, और ये इसमें कहाँ पर है? जी, क्यूमुलस का तो मतलब है ना, क्यूमुलस oophorus आपको याद होगा कि जब टर्शरी फॉलिकल बनता है, जिसको हम वेसिकुलर फॉलिकल कहते हैं, तो जो उस साइड होता है वो एक्सेंट्रिक एक तरफ को पुश हो जाता है. जब वो उस साइड बिल्कुल एक तरफ को पुश हो जाता है तो वो अपने कुछ सेल्स के जरिए वो वॉल ऑफ दी फॉलिकल के साथ अटैच होता है. दैट माउंड ऑफ फॉलिकुलर सेल्स इज एक्चुअली नोन एज क्यूमुलस oophorus. ठीक है? और जब ओवुलेशन होती है तो वो माउंड ऑफ सेल्स ब्रेक हो जाता है वहां से, और वो सेल्स रिलीज हो जाते हैं अलोंग विद द oocyte, सेकेंडरी oocyte के साथ वो रिलीज हो जाते हैं, और वो सेल्स फिर अपने आप को रीअरेंज करते हैं क्यूमुलस के, और वो कोरोना रेडिएटा लाइक अ क्राउन वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं. ठीक है? सो दैट इज कोरोना रेडिएटा. सो ये है क्यूमुलस के सेल्स. और दूसरे इस्थमस के रीजन में वो जाके स्पर्म्स दे लूज देयर मोटिलिटी, they stay there for some time, they wait for ovulation, and then once the chemoattractants are released by the cumulus cells, they start moving towards the oocyte. और oocyte कहाँ होगा? oocyte ने और रिलीज होके एम्पिलरी रीजन में जाएगा, और ये फिर वहां एम्पिलरी रीजन में पहुंचेंगे, तभी वहां जाके फर्टिलाइजेशन हो सकती है. ठीक है मैम? जी जी. मैम, एम्पुला के अलावा किसी और स्पॉट पे फर्टिलाइजेशन हो सकती है? नहीं होती, नहीं होती. ठीक है? सो क्योंकि दैट इज द मोस्ट डायलेटेड एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ना, तो वो सारा चांस वहां मिल रहा है फर्टिलाइजेशन का, क्योंकि वो दैट एरिया इज रिप्रेजेंटेटिव फॉर फर्टिलाइजेशन. ठीक है? उसके अलावा नहीं. अच्छा, अब स्पर्मेटोजोआ मस्ट अंडरगो two reactions. One is the capacitation and other is the acrosome reaction. Capacitation means readying the sperm. ठीक है? अब it's a period of conditioning in the female reproductive tract, and in humans it takes 7 hours for capacitation. ठीक है? तो एक तो ये आपको पता चल गया कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैपेसिटेशन नहीं हो सकती. ठीक है? So this period of conditioning, your readying of the sperm occurs in the female reproductive tract. Number 2, epithelial interactions occur between the mucosal surface of the tube and sperm. ये एडिशनल है, आई थिंक आपकी बुक में लिखा हुआ है या नहीं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है? सो इसमें क्या है? एपिथेलियम इंटरेक्शंस, म्यूकोजल सरफेस ऑफ ट्यूब, यानी ट्यूब कौन सी? यूट्राइन ट्यूब. उसकी क्या है? म्यूकोजा है, उसकी एक अपनी एपिथेलियम है. उस ट्यूब के ऊपर सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स होते हैं, फर्टिलाइजिन, और स्पर्म के ऊपर खुद सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको कहते हैं एंटी फर्टिलाइजिंग. ये लाइगेंड्स कहलाते हैं, जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है? सो ये एक, इसमें जब ये स्पर्म उस ट्यूब में से गुजरेगा तो दोनों में आपस में इंटरेक्शन होगी, फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजेशन है, तभी उसकी मूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ प्रोपेल करेगा. अच्छा, अब देखिए आप स्पर्म का स्ट्रक्चर हेड का, कि जो स्पर्म हेड है, अगर आप यहाँ पिक्चर में देखें तो दिस इज दी हेड, और हेड को कवर किया हुआ है सारी सेल मेम्ब्रेन ने, नेक को भी किया हुआ है, और फिर बाकी सारी की सारी टेल जो है उसको भी सेल मेम्ब्रेन में कवर किया हुआ है, और बिल्कुल एंड में जाके एंड पीस में सेल मेम्ब्रेन खत्म होती है. ठीक है? कहने का मतलब ये कि पूरा का पूरा स्पर्मेटोजोआ इज सराउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन. ठीक है? अच्छा, अब सेल मेम्ब्रेन के नीचे जो है, आपको मैंने बताया था कि एक एक्रोसोमल कैप होती है. ठीक है? इट्स लाइक अ बैग, और कैप मतलब एक बैग समझ लें, वो बिल्कुल उसके नीचे पड़ा हुआ है सेल मेम्ब्रेन, हेड रीजन की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके नीचे. ठीक है? अब ये बैग इज फुल ऑफ एंजाइम्स, और उसके नीचे जो है फिर एक लार्ज न्यूक्लियस है. तो तकरीबन आधा न्यूक्लियस अगर आप देखें तो ये अगर कैप है तो ये तकरीबन ये जो सेक्शन नजर आ रहा है ना उसका, एक सैजिटल आप समझ लें, तो ये उसके ऊपर से कवर किया हुआ है इसने, एक्रोसोम ने.
उसके बाद नेक रीजन आता है जिसमें सेंट्रियोल होते हैं, और फिर माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है वो सारे के सारे टेल के अंदर होते हैं, जो कि शुरू का पीस होता है, ठीक है, प्रिंसिपल पीस जो टेल का बनता है ना उसके अंदर होता है। इसकी पूरी लंबी मतलब कोई देखना चाहे तो आराम से बैठ के इसका स्ट्रक्चर पढ़ सकता है। और जो इसका जो फ्लैजेला है उसके अंदर भी एक्सोनीम होते हैं, एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, और किस तरह उनकी अरेंजमेंट होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की, वो सारा एक डिफरेंट स्टोरी है। आई थिंक वो आप लोग कहीं फिजियोलॉजी वगैरह में शायद पढ़ेंगे। अच्छा, हमारे मैम, लिए इतना। जी जी, इंट्रासेलुलर एंड्रोजन रिसेप्टर प्रोटीन्स कौन से होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में? कौन से? इंट्रासेल्यूलर एंड्रोजन रिसेप्टर प्रोटीन्स। हाँ, तो ये तो एंड्रोजन रिसेप्टर प्रोटीन्स। एंड्रोजन क्या मतलब है? टेस्टोस्टेरोन वगैरह जो हार्मोन्स होते हैं उनकी रिसेप्टर प्रोटीन्स के बारे में बात है, ठीक है। और वो फर्टिलाइजेशन में हमने कहा, मैंने आपको पढ़ाया कहीं? मैम, ये बुक में लिखा हुआ था स्पर्मेटोजेनेसिस में, तो मुझे हाँ, आइडिया नहीं। तो वो जी एंड्रोजन रिसेप्टर प्रोटीन बेसिकली प्रोमोट करती है ना स्पर्मेटोजेनेसिस को, ठीक है। तो बेसिकली ये अब एग्जैक्टली किस जगह पे लोकेटेड है ये मैं आपको देख के चेक कर दूंगी, लेकिन जो है ये प्रोमोट करती है स्पर्मेटोजेनेसिस को। आप लोगों के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। ओके। कुछ और, हाँ, कुछ ढूंढना होगा तो मैं ढूंढ दूंगी आप लोगों के लिए। अच्छा, चलें आगे चलते हैं। अब मैंने आपको ये बता दी थी कि सेल मेम्ब्रेन जो है ना स्पर्म हेड के ऊपर, बेसिकली सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक उसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन कोट होता है, आप नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन्स कहीं पे भी पढ़ते हैं, और उसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं, कुछ इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स होती हैं, कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स, मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स होती हैं, है ना। इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन का। अब कैपेसिटेशन में क्या होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन कोट है और प्लस सेमिनल प्लाज्मा प्रोटीन ये रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। सो क्या पता चला कि स्पर्म के हेड के ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो उसमें से सेमिनल प्लाज्मा प्रोटीन्स प्लस ग्लाइकोप्रोटीन कोट रिमूव हो गया, जिसकी वजह से अब स्पर्म लाइट फील करेगा, ठीक है। दिस लाइटनिंग ऑफ स्पर्म इज एक्चुअली रीडिंग द स्पर्म एंड इट इज दिस प्रोसेस इज नोन एज कैपेसिटेशन। अच्छा, लाइट होने से क्या होगा कि ज़ाहिर है उसमें ज्यादा एजिलिटी आ जाएगी और ज्यादा उसकी मूवमेंट्स स्विफ्ट हो जाएंगी, ठीक है। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट उसका आप यूं भी समझ सकते हैं, पता नहीं समझाने को कह रही हूँ। सो पढ़ते हैं अब इसको दोबारा से। कैपेसिटेशन इज अ पीरियड ऑफ कंडीशनिंग इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड दिस लास्ट फॉर अबाउट 7 hours in humans. Epithelial interactions between mucosal surface of the tube, fertilizing and sperm anti-fertilizing. Glycoprotein coat and seminal plasma proteins are removed from the plasma membrane that overlies the acrosomal region of the spermatozoa. Only capacitated sperm is more active, undergo chemotaxis, and can cross the corona cells and undergo acrosomal reaction. अगर कैपेसिटेशन नहीं होगी तो फिर वो एक्टिव भी नहीं होगा और वो क्रॉस भी नहीं कर सकता। फर्स्ट बैरियर जो उस साइट को सराउंड करता है, दैट इज कोरोना रेडिएटा सेल्स, वो उसको क्रॉस नहीं कर सकता। सो ओनली कैपेसिटेटेड स्पर्म कैन क्रॉस द कोरोना रेडिएटा बैरियर। सेकेंड इज द एक्रोसोम रिएक्शन. Acrosome reaction occurs after zona binding, ठीक है। अब मैंने ये पिक्चर इसलिए यहाँ पे लगा दी है कि बेसिक अपग्रेड कर ले, है ना। शुड आई अपग्रेड स्टूडेंट्स? आई डोंट नो। अच्छा चलें, मैंने लिख दिया अपग्रेड। ओके, ये देखिए कि जोना प्रोटीन्स 3 तरह की हैं, एक ZP1, ZP2 एंड ZP3। तो यहाँ पे जो ब्लू वाली है ना ये ZP3 है। और जो एक्रोसोम रिएक्शन क्या है कि जब स्पर्म बाइंड करता है ZP3 ग्लाइकोप्रोटीन के साथ, जोना पेलुसिडा जो है ग्लाइकोप्रोटीन कोट है, आपको अच्छी तरह पता है, ठीक है। और उसके अंदर 3 उसकी जोना प्रोटीन्स हैं और उनमें से कौन सी जोना प्रोटीन के साथ स्पर्म बाइंड करता है, दैट इज ZP3। और जैसे ही स्पर्म जोना पेलुसिडा के साथ बाइंड करेगा एक्रोसोम रिएक्शन इनिशिएट होगा। ये फिगर क्या शो कर रही है, ये जो एनिमेशन हो रही है इसमें एक्रोसोमल हेड है और उसमें सेल मेम्ब्रेन है, रेड इज एक्रोसोम, ठीक है। और एक्रोसोम के आगे आउटर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन ये है और इनर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है। तो आप देखें कि जैसे ही हेड टच करेगा जोना पेलुसिडा को,
पॉइंट उसमें होल्स क्रिएट हो जाएंगे सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और एक्रोसोम जो है वो अपना कंटेंट सारा डिस्चार्ज कर देगा, और फिर सिर्फ न्यूक्लियस के ऊपर इनर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन रह जाएगी। ठीक है, ओके। ये भी पिक्चर ये कर देता है एक्रोसोम, और फिर सिर्फ आउटर जो इनर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है वो रह जाती है। ठीक है मैम, बेसिकली एक्रोसोम आउटर मेम्ब्रेन होती है या होती क्या चीज है ये? बेटे, मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया था कि जब हमने स्पर्मियोजेनेसिस पढ़ा था तो एक्रोसोम जो है वो गोल्जी वेसिकल से ड्राइव होता है, नंबर 1। अच्छा, ये एक वेसिकल सा बनता है और एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनता है जो न्यूक्लियस के आगे होता है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, यानी साइटोप्लाज्म के ही अंदर होगा ना, जो स्पर्म हेड का है, और उसके अंदर ये एक्रोसोम का बैग बनता है। एक्रोसोम जो है बेसिकली उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, और वो एंजाइम प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं ताकि वो जोना पेलुसिडा जो कि ग्लाइकोप्रोटीन कोट है उसको डाइजेस्ट कर सके। तो दिस इज बेसिकली एक्रोसोम रिएक्शन। ठीक है, ओके अच्छा। मैम, नाउ थैंक व्हाट यू। नाउ व्हाट आर द बताया है कि जो ग्लू है ये ZP1 है। जी, ग्लाइकोप्रोटीन कोट के अंदर ना 3 प्रोटीन्स है, जोना प्रोटीन, ZP1, 2 and 3। तो जो स्पर्म है वो ZP3 के साथ बाइंड करता है। ठीक है, चलें आगे देखते हैं हम व्हाट आर द फेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। और इसमें फेज 1 में इज द पेनिट्रेशन ऑफ कोरोना रेडिएटा, फेज 2 इज पेनिट्रेशन ऑफ जोना पेलुसिडा, एंड फेज 3 इज फ्यूजन ऑफ oocyte एंड स्पर्म सेल मेम्ब्रेन्स। ये वाली बात हम पूरी कर चुके हैं अच्छी तरह कि पेनिट्रेशन ऑफ कोरोना रेडिएटा कैसे होगी। सिर्फ कैपेसिटेटेड स्पर्म जो है वो कोरोना रेडिएटा को पास करेगा। फिर हमने कहा कि पैसेज ऑफ स्पर्म थ्रू कोरोना सेल्स डिपेंड ऑन एंजाइम एक्शन, और इसके अंदर एक्रोसिन, ट्रिप्सिन, ट्यूबल म्यूकोजल एंजाइम्स, फ्लैजेलर एक्शन, सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट हैं कि जो कि उसको आगे मूव करने देंगी, स्पर्म को कोरोना रेडिएटा के बैरियर को क्रॉस करने देंगी। फिर out of the 200 to 300 million sperms ejaculated, only 300 to 500 reach the site of fertilization, and only one of these fertilizes the egg, others aid in penetration. तो ये आपको अच्छी तरह पता है कि सिर्फ एक spermatozoa is required to fertilize the egg. Now second barrier is the penetration of zona pellucida. Zona, वही बात आती है, जल्दी से हम करते हैं इसको, कि is a glycoprotein shell that maintains sperm binding mediated by ZP3 that induces the acrosome reaction. ये जो फिगर शो कर रही है ये ग्रेज एनाटॉमी की है, और आप देखिए कि स्पर्म हेड के ऊपर ये रेड एक्रोसोम है, और जैसे ये टच करेगा इसके साथ स्पर्म जो है ये एक्रोसोमल एंजाइम्स रिलीज होंगे, और स्पर्म हेड जो है वो एंटर कर जाएगा ये येलो जो आपको कोट नजर आ रहा है जोना पेलुसिडा का, और वो इस कोट जोना पेलुसिडा को ट्रिवर्स करना शुरू कर देगा, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम्स क्या थे, एक्रोसोम के अंदर प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं जो डाइजेस्ट करेंगे जोना पेलुसिडा को। ठीक है, सो रिलीज ऑफ एक्रोसोमल एंजाइम्स, पेनिट्रेशन ऑफ जोना पेलुसिडा एंड कांटेक्ट विद द oocyte प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, अब होता क्या है कि जैसे ही स्पर्मेटोजोआ जोना को क्रॉस करके oocyte की मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को टच करता है, 2 रिएक्शंस अकर। One is the cortical reaction, another is the zona reaction. ठीक है, और ये थोड़ी सी स्पेस होती है बिटवीन, ये आपको oocyte नजर आ रहा है, ये oocyte का साइटोप्लाज्म है, और oocyte और जोना पेलुसिडा के दरमियान एक छोटी स्पेस होती है जिसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस या फिर पेरी वाइटलाइन स्पेस भी कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसको अच्छी तरह पढ़िएगा ना, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई भी मसला आता है हम उसको डिस्कस कर लेंगे। Then comes the phase 3, fusion of oocytes and sperm plasma membranes. अब क्या होता है कि यहाँ पे भी सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं हर जगह, क्योंकि ये बायोकेमिस्ट्री है बेसिकली कि कौन कौन से सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉर इनिशियल एडिशन इंटरेक्शन ऑफ इंटेग्रिन्स होती हैं oocyte पे, एंड देयर लाइगेंड डिसइंटीग्रेंट्स होते हैं स्पर्म में। अब कहाँ एडिशन हो रही है, यानी oocyte और स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स मिल रही हैं। ठीक है, after adhesion fusion of plasma membranes occur. Actual fusion is a complete between the plasma membrane of the oocyte and the membrane that covers the posterior region of the sperm head. क्योंकि आगे वाला रीजन तो सारा एक्रोसोम के साथ सब झड़ गया ना, गिर गया, तो फिर कौन सा रीजन बचा, पोस्टीरियर रीजन ऑफ द स्पर्म हेड। तो एक्चुअल फ्यूजन उसके साथ हो रही है, यानी आधा स्पर्म हेड तो निकल गया था, बाकी जो रह गया है जिसमें न्यूक्लियस है बेसिकली वो वाला पोर्शन रह गया है।
ठीक है। सो अब ये यहाँ पे क्या है एमसीक्यू आपका कि बोथ हेड एंड टेल ऑफ द स्पर्म एंटर द साइटोप्लाज्म ऑफ द oocyte, ठीक है, बट द स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिमेन में। स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सरफेस पे रह जाएगी और हेड एंड टेल ऑफ द स्पर्मेटोजोआ एंटर हो जाएगी, ठीक है। अब एग रिस्पॉन्ड करेगा 3 तरीके से। नंबर 1 कॉर्टिकल एंड जोनल रिएक्शन होंगे, रिजम्पशन ऑफ द सेकंड मेयोटिक डिवीजन एंड मेटाबॉलिक एक्टिवेशन ऑफ द एग। यहां मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कॉर्टिकल रिएक्शन क्या है। अब देखेंगे ये तो बड़ा अच्छा आपको इस एनिमेशन में नजर आ रहा है कि स्पर्मेटोजोआ एंटर हुआ, ये जोना पेलुसिडा थी। एज सून एज इट टचेस द oocyte सेल मेम्ब्रेन जो ग्रीन है, oocyte क्या है, ग्रीन है, क्या होता है, कॉर्टिकल रिएक्शन अकर्स और उसमें देयर इज एक्सोसाइटोसिस ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। ये सारे आप देख रहे हैं ये रेड कलर के सारे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं और ये oocyte की सेल मेम्ब्रेन के करीब अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक दफा मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ। ये लाइट ब्लू जो है वो जोना पेलुसिडा है, बीच में पेरी व्हाइट लाइन स्पेस है और ग्रीन जो है वो क्या कहते हैं, ग्रीन इज द oocyte सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, साइटोप्लाज्म भी है और सेल मेम्ब्रेन भी है। अब एज सून एज द स्पर्मेटोजोआ एंटर करता है तो आप देखेंगे कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बन जाएंगे, ये रेड वाले, और जैसे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स अपना कंटेंट रिलीज करेंगे, वो क्या है, लाइसोसोमल एंजाइम्स है बेसिकली, तो जो जोना पेलुसिडा की प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाएंगी और वो जो कि पहले लाइट ग्रे कलर की नजर आ रही थी अब डार्क ग्रे हो गई है, और यानी कि इसका मतलब ये है कि इट हैज चेंज इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। एंड नाउ नो मोर स्पर्म कैन एंटर द जोना पेलुसिडा। इस तरह से क्या होता है, पॉलीस्पर्मी इज प्रिवेंटेड। तो बेसिकली कॉर्टिकल और जोनल रिएक्शन का मकसद क्या है, ताकि पॉलीस्पर्मी ना हो, ठीक है। सो अब हम इसको रीड कर लेते हैं। Cortical reaction refers to massive exocytosis of cortical granules, lysosomal enzymes lining the plasma membrane of oocyte, seen shortly after sperm-oocyte fusion. Oocyte membrane become impenetrable to other spermatozoa. अच्छा, oocyte की membrane भी impenetrable हो जाएगी, कोई और spermatozoa oocyte के अंदर enter नहीं हो सकता. These alter the structures of zona pellucida inducing zona reaction. ठीक है, आपको ये बात समझ आई है बच्चे, कॉर्टिकल रिएक्शन? जी मैम। ठीक है, बिल्कुल आपको एक दफा में समझ आई होगी, लेकिन जब आप इसको खुद रीड करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड दिस मोर। दिस पिक्चर्स अगेन, मैं इस पिक्चर की डिटेल में नहीं जा रही, लेकिन यही सारी चीज एक्सप्लेन हुई है। आप जरूर इसको पढ़िएगा, सोचिएगा, देखिएगा इसमें क्या क्या हो रहा है, मैंने डाल दी थी। दूसरा जोनल रिएक्शन है। द जोनल रिएक्शन रेफर्स टू एन अल्टरेशन इन द स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ जोना पेलुसिडा कैटलाइज्ड बाय प्रोटीएजेस फ्रॉम कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। तो जैसे ही कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स रिलीज होते हैं, उसमें लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीएजेस होते हैं, वो जाके जोना पेलुसिडा की जो स्ट्रक्चर है उसको ऑल्टर कर देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, स्पर्म बाइंडिंग साइट सारी डिस्ट्रॉय कर देते हैं एक तरीके से। स्पर्म रिसेप्टर्स इन द जोना पेलुसिडा आर डिस्ट्रॉयड टू प्रिवेंट स्पर्म बाइंडिंग एंड पेनिट्रेशन। देखिए अल्लाह का कितना जबरदस्त कानून है और क्या तरीका अल्लाह ताला ने यानी कि बनाया है कि कोई और फर्दर स्पर्म फिर क्रॉस नहीं कर सकता। बस द लास्ट पार्ट इज, हम इसको क्विकली फिनिश करते हैं। हेलो, यस मैम। यस मैम। ओके ओके, लास्ट 2 स्लाइड्स हैं आई थिंक। देखो ये, हाँ ये वाली है। अच्छा, अब आपने देखा कि कॉर्टिकल जैसे ही देखे हुआ क्या क्या। नंबर 1, जस्ट अ क्विक रिवीजन, हुआ क्या क्या। नंबर 1, कोरोना रेडिएटर का बैरियर क्रॉस हुआ। ये आपने ये पहली फिगर देखें, इसमें यहाँ पे सेल जो नजर आ रहा है oocyte, ये कौन सा oocyte है, कौन सा oocyte है, सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। अच्छा देखें, सेकेंडरी oocyte अपने मेटाफेज के अंदर है और आपको नजर आ रहे हैं क्रोमोसोम्स ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है। पोलर बॉडी भी आपको नजर आ रही है।
जोना पेलुसिडा आपको ब्लू कलर की लाइनिंग नजर आ रही है ग्लाइकोप्रोटीन कोड, और उसके बाद आप बाहर देखिए कोरोना सेल्स। अब मुझे कौन बताएगा कि कोरोना सेल्स को क्रॉस करने के लिए कौन सा प्रोसेस चाहिए? Acrosome penetration. नो, नॉट एट ऑल। देखा ना, कौन सा प्रोसेस चाहिए हमें कोरोना रेडिएटा के सेल्स को क्रॉस करने के लिए? स्पर्म को Capacitation. कैपेसिटेशन। ठीक है, सिर्फ कैपेसिटेटेड स्पर्म कैन क्रॉस द कोरोना रेडिएटा। ठीक है, और वो उसमें कैपेसिटेशन में क्या हुआ था? दो चीजें शेड हुई थी। Conditioning of sperm. दैट इज वेरी गुड। ग्लाइकोप्रोटीन कोड शेड हुआ था एंड सेमिनल प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, थोड़ा लाइट हो गया था, सो दैट इज रेडिंग ऑफ द स्पर्म। अच्छा, नंबर 2, फिर आपने देखा कि स्पर्मेटोजुआ हैज एंटर्ड। अब हमने कोरोना सेल्स खत्म हो गए, हमने दूसरी फिगर में आ जाए। यहां देखिए कि बोथ हेड एंड टेल ऑफ द स्पर्मेटोजुआ हैज एंटर्ड द एग, राइट। जैसे ही स्पर्म हेड टच करेगा, आप देखिए कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स आपको लाइन नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये कॉर्टिकल रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद कोई और स्पर्मेटोजुआ एंटर नहीं कर सकता एग के अंदर। ठीक है, पेनिट्रेट नहीं कर सकता। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो रिलीज हो गए, तो वो अपने क्या करेंगे, देखिए आपको डार्क ब्लू कलर की ऊपर से नजर आ रही है जोना पेलुसिडा की थोड़ी सी एज, कि वो जैसे जैसे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स रिलीज होते चले जाएंगे, जोना पेलुसिडा का स्ट्रक्चर चेंज होता चला जाएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है? हार्डनिंग ऑफ जोना पेलुसिडा एंड इनएक्टिवेशन ऑफ स्पर्म रिसेप्टर्स। यानी जितने स्पर्म रिसेप्टर्स थे वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इनएक्टिवेट हो जाएंगे, और जोना पेलुसिडा हार्डन हो जाएगी एंड विल नॉट एक्सेप्ट एनी अदर स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है क्या कहते हैं, नेक्स्ट में आ जाए तो आप देखें कि आपको क्या क्या नजर आ रहा है कि जो फीमेल न्यूक्लियस है, अब वो प्रो न्यूक्लियस बन गया है, और इसको वेजिकुलर न्यूक्लियस कहते हैं, और ये जो है इसमें अपना क्रोमोटीन जो है वो एक नेटवर्क की फॉर्म में नजर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह जो मेल है यानी कि हेड एंड टेल, तो उसमें क्या होगा कि हेड के अंदर तो न्यूक्लियस था, वो तो काम की चीज थी, वो तो एग रख लेगा। ठीक है, और उसके अंदर जो है क्या, वो मेल प्रो न्यूक्लियस बन जाएगा, उसका वेजिकुलर न्यूक्लियस हो जाएगा, और जो टेल थी वो डीजेनरेट कर जाएगी। ठीक है, टेल डीजेनरेट हो गई, और दोनों प्रो न्यूक्लियाई जो हैं वो एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, दे विल कम क्लोज टुगेदर। ठीक है, अच्छा, अब मेल और फीमेल के मॉर्फोलॉजिकली इनमें कोई डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा, दे आर सिमिलर। ठीक है, और अब हम इस oocyte को क्या कहते हैं? डेफिनेटिव oocyte, यानी कि ये मेच्योर ओवम है जिसके अंदर अब स्पर्मेटोजुआ भी उसका भी न्यूक्लियर कंटेंट आ चुका है। ठीक है, अब क्या होगा, दोनों प्रोन्यूक्लिया अप्रोच करके एक दूसरे के, एंड जस्ट बिफोर डिवीजन, क्योंकि अब ये जाइगोट बन गया है। ठीक है, तो जस्ट बिफोर डिवीजन दे रेप्लिकेट देयर डीएनए। जैसे ही अपने डीएनए को रेप्लिकेट करेंगे, फौरन ही इक्वेटोरियल प्लेट पे चले जाएंगे एंड फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन हो जाएगी, मेटाफेज पे अरेंज करेंगे और फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन हो जाएगी। अगर ये अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करेंगे तो फिर हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएगा नेक्स्ट डॉटर सेल में, व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड। तो टू मेंटेन द क्रोमोसोमल नंबर दे हैव टू रेप्लिकेट देयर डीएनए एंड अंडरगो द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। सो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये रिजम्पशन ऑफ सेकंड मियोटिक डिवीजन ऑफ द oocyte हो गई और कंप्लीट हो गई है। तीसरा क्या चीज हो गया? मेटाबॉलिक एक्टिवेशन ऑफ द एग। द एक्टिवेटिंग फैक्टर इज कैरीड बाय स्पर्मेटोजोन। वही बातें हैं, हम जल्दी से पढ़ जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस, tail detaches and degenerates. At this stage, the male and female pronuclei are indistinguishable. The two pronuclei fuse eventually and they lose their nuclear envelopes. And during growth of male and female pronuclei, both haploid each replicate its DNA and undergo the first mitotic division. So, this is all about the process of fertilization. कैसे होता है, क्या होता है, कौन से रिएक्शंस होते हैं. It's a very very important topic और इसमें से बहुत सारे MCQs बन जाते हैं और आते भी हैं. जितने अभी तक हमने टॉपिक्स पढ़े हैं ना, आई मीन दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो जेनेसिस में से भी बहुत आते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस से, ओवेरियन साइकिल से, हर चीज में ही है. अगर मैं आपसे छोटा सवाल पूछ लूं कि कॉर्पस ल्यूटियम कब बनता है ड्यूरिंग ओवेरियन साइकिल, आप क्या जवाब देंगे? हेलो,
आई थिंक ये सवाल मैं वापस ले लेती हूँ क्योंकि अजानें हो रही हैं और आप लोग भी थक गए. कॉन्सिक्वेंसेज बस देख लेते हैं. रेस्टोर द नॉर्मल डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिजल्ट्स इन वेरिएशन ऑफ ह्यूमन स्पीशीज एज maternal chromosomes intermingle. The embryo contains only maternal mitochondria because the sperm mitochondria dispersed into the egg cytoplasm and discarded. इसके बारे में सोचिएगा. Determines the sex of the embryo, आपको पता चल जाएगी. And initiation of cleavage without fertilization, oocyte degenerates. So we have 44 participants right now. Thank you very much for your patience listening. और इंशाल्लाह